अच्छा जी, ये 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये पी ये है कि ये है? अरे पी ये पॉइंट, अच्छा ये है पक्का, दोबारा चेक कर ले एक बार। अब 10.1 में और कोई डाउट है? नहीं सर। सबसे पहले लिखेंगे जी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखो, आज शायद क्वेश्चंस कम होंगे लेकिन बेसिक्स होंगे आज। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है बेसिकली। अभी आपने सीखा कि वेक्टर था क्या, लास्ट एक्सरसाइज में 10 मिनट में एक भी क्वेश्चन नहीं आना, वो तो सिखाने के लिए था आपको कि वेक्टर की आपको यूज हो जाए। ट्रायंगल लॉ ये कहता है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ये ट्रायंगल वेक्टर में चलेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक वेक्टर जा रहा है ए बी वेक्टर, दिख गया, और दूसरा वेक्टर है बी सी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर है ए सी वेक्टर। 3 वेक्टर दिख गए, एरो उल्टे नहीं होनी चाहिए। देखो अब इसको बनाना कैसे होता है। ट्रायंगल लॉ कहता है ये ए से कहां तक जा रहे हैं हम, सी तक, ए से बी से सी, और ये भी ए से कहां जा रहे हैं हम, सी तक। अब तो ए से बी तक नहीं जाएंगे। अच्छा हाँ सी तक। एरो देखो, एरो ये ए से वेक्टर कहां तक गया, और ये ए से बी से सी, डायरेक्टली कहां तक पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट कहां तक हुई। अगर ये एरो मैं यहां से हटा के ये कर देता हूं तो ये सी से ए तक आ रहा है, तो ये ट्रायंगल गलत हो गया। हमें ट्रायंगल एडिशन लगाने के लिए ट्रायंगल कैसा चाहिए कि जो सारा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जा रहा हो। ये वाला सी से नहीं कहेंगे, क्या चीज गलत क्यों, बी से सी से हो जाएगा तो ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा फिर उसके ऊपर। ट्रायंगल तो बन रहा है, वो वेक्टर बन गया ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, फिर सी ए वेक्टर बन गया। ए सी वेक्टर नहीं, सी ए वेक्टर, पर ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा। ट्रायंगल लॉ कब लगेगा, जब हम ऐसे जाते, मतलब ए वाला भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सी तक पहुंचे और ए वाला यहां से भी सी तक पहुंचे। हम 2 गाड़ियां स्टार्ट करेंगे ए से, दोनों सी पे खत्म होनी चाहिए, टर्मिनल पॉइंट सी चाहिए मेरे को। रूल पता लग गया कि एरो इसलिए बनाए गए, बुक में नहीं है। अब ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि भैया ए बी वेक्टर जो आपको दिख रहा है प्लस बी सी वेक्टर जो आपको दिख रहा है इज इक्वल टू ए सी वेक्टर होगा, हमेशा होगा। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन भी, कि ये डायरेक्शन ऐसी रहेगी, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा मतलब इसका मेजरमेंट प्लस इसका मेजरमेंट, इसका आंसर एसी वेक्टर होगा ही होगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाया था मैंने तो बस सेक्टर चेक करें कि बनाया कि नहीं। 10 सेंटीमीटर दिया लाइन, देखो फाइव इधर आ गया, तो फाइव इधर आ गया, बराबर कर गई नहीं कर दी। अब रूल क्या है, पहले हमको पॉइंट गिवन होगा कहां पे है, वहां पे ज्वाइन कर दिया, उसके बाद हमें परपेंडिकुलर सेक्टर ओपी का बनाना है, ओ काट देना वही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस एम को सेंटर मानना है, पहले सेंटर ओ था, अब इस एम को क्या मानना है, और रेडियस क्या मानना है, ठीक है। सर्कल पी से ही पास होगा और ओ से ही पास होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, बराबर। मतलब ऐसे तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, लाइक अगर हम ए पॉइंट, हाँ हाँ वो तो कोई भी, हमको अगर पी क्यू आर कर दोगे लेकिन जाना आर तक ही है, ठीक है। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया, तो ये सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, चेक करो। इनिशियल पॉइंट प्लस जो इसका पहला पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट, वो आपका वेक्टर यहाँ बने तो ट्रायंगल लॉ चलता है। अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं और इसको बी वेक्टर बोल दूं तो ये लाइन क्या हुई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो शॉर्टकट हो गया क्या नहीं, ये प्लस ये कर दो, वो लाइन का मेजरमेंट कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सारे पॉइंट्स कहां पे जाने हैं, सी पे। ये है ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। आगे एक और बात पढ़ेंगे,
एक आपको फिगर नंबर 3 दिखिए, बुक में दिख रही है। फिगर नंबर 3 में सबसे ए बी वेक्टर चेक कर लो। ए वेक्टर दिख रहा है, एरो दिख गया उसका, ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से कहां तक जा रहा है, सी तक, दिखा पेज नंबर 429। फिर बी से सी तक जा रहा है, लेकिन जो ए से सी तक नहीं जा रहा, वो सी से ए तक आ रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? तो यहाँ पे हम एडिशन का रूल नहीं लगाएंगे, नहीं लग सकता ना, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने नीचे एक और बना रखा है, ए से सी तक दिख रहा है, लेकिन वो ए से सी तक भी जा रहा है और ए से बी और बी से सी तक भी जा रहा है। जो बीसी वेक्टर बनाया ना, वो बीसी वेक्टर ऊपर का बीसी डैश बनाया कि नेगेटिव अगर डायरेक्शन चेंज कर दो तो क्या माइनस लग जाएगा, तो नीचे माइनस बी वेक्टर बना दिया उन्होंने। तो और ऊपर a प्लस बी था, तो नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी। समझने के लिए है, अप्लाई बहुत कम होगा, जहां होगा बता दूंगा। आगे बढ़े। अगर खुदा ना खास्ता ये लाइन अगर हमने चेंज कर दी, ये a वेक्टर है जी, ये b वेक्टर हो गया, तो ये क्या बनेगा, अगर एरो यहाँ पे है तो a प्लस बी वेक्टर, और अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, तो बता देता हूं, ये होगा a वेक्टर। अब ये जो ऊपर की जगह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, या इसको छोड़ दो, कंफ्यूजन हो गया, छोड़ो, उसका साइन चेंज करना पड़ता है, a प्लस माइनस बी वेक्टर करना पड़ता है। वो सी वेक्टर तो है, लेकिन वो कैसा होगा धीरे धीरे हो जाएगा, अभी सारा डिटेल में समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगला लॉ लिख लो फिलहाल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया मेरा सर्कल दोनों। ये जो पुराना सर्कल नए सर्कल पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट को क्यू और आर लो। पुराना सर्कल नए सर्कल को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट का नाम लो क्यू और आर। एक पैरेललोग्राम बनाए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आल्सो, ठीक है। तो ए बी सी ओ, ये ओ क्यों लिया है, क्योंकि ओ ओरिजिन है जो आपका वो बनता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब वेक्टर के साइन ध्यान से देखना, ये हो गया ए वेक्टर। ट्रायंगुलर लॉ के ही आपको पता है कि जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में इसको बाइसेक्ट करता है, तो हम ट्रायंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ निकालेंगे। तो ये हो गया, और ए से कहां जाएगी, सी तक, और ये सी से, ये बी से सी तक जा रही है, और ये ए ओ से ए तक बी तक जा रही है। तो ये भी यहां तक गया, ये भी यहां तक गया, तो ओ से कहां जाऊंगा मैं, सी तक। और ये देखो, ये भी ओ से होके सी पे जा रही है, ये भी ओ से सी पे जा रही है, सब कुछ सी पे जा रहा है। तो अगर ये ए है तो ये कितनी हो गई, बी, और ये कितनी हो गई, ये भी बी होगी। क्यों, क्योंकि तो बराबर है और डायरेक्शन दोनों के ऊपर है। तो ये भी कितनी होगी, ए, क्योंकि डायरेक्शन राइट वाइड है। तो ये इधर से क्या आ गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि इसका एरो क्या निकलेगा, ये वाला, ठीक है। अपनी पेज नंबर 430 में फिगर देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो डायगोनल होता है वो साइड्स के मेजरमेंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। OA is equal to OC वेक्टर प्लस OA प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, और OA प्लस OB वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने ऐड कैसे करना सीखा, इसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। बेटा दो सर्कल कहां पे मीट करें, क्यू और आर पे। अब पी क्यू क्यू आर को जा, पी क्यू और पी आर को जाएगा और मेजर करके सेम आ रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ी थी हमने कि a प्लस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, b प्लस a। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 में फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लग जाएगी। a प्लस बी वेक्टर कर लो इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज में लगती है, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। सीपी नंबर 1 प्रॉपर्टी।
फिर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो कहती थी बचपन में कि भैया ये वाली मत लिखना, खाली वो लिखना। वो कहती थी कि a प्लस बी प्लस सी है, तो पहले a का b का सम निकालो, उसको c से ऐड कर लो, या a को अलग कर लो, पहले b प्लस c का सम निकालो, बात कोई फर्क नहीं पड़ती। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगती है। अगर 3 वेक्टर लिए तो पहले इसको सॉल्व करके वो निकाल लो, या पहले पीछे वालों को सॉल्व करके वो निकाल लो, आंसर सेम ही आने वाले हैं। अलजेब्रा रूल, ठीक है, लेकिन माइनस में ये सब नहीं चलता। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर किसी वेक्टर के साथ 0 वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा? इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी, a प्लस 0 वेक्टर a वेक्टर ही होगा। तो चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी वेक्टर को मैं किसी नंबर से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर से क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई। स्केलर मतलब कोई भी नंबर लगा लो, k, बुक में लैम्डा और k यूज कर लेंगे। किसी भी वेक्टर को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसका स्केलर वो निकालता हूँ आंसर, मॉड लगा दिया ना, मॉड मतलब आंसर क्या आएगा? स्केलर, डायरेक्शन मिल जाती है मॉड से। स्केलर मेजरमेंट निकालनी है कि भाई ये वेक्टर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, तो k अलग हो जाएगा और इसका जो मेजरमेंट है वो अलग हो जाएगा, मतलब k बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाया, सॉल्व वाला एग्जांपल देके दिखाया। फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है, a वेक्टर है, और इसमें ये डिवाइड कर दिया, तो ये कितने यूनिट्स हो गया? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। बुक में इसका अगला दिया है, तो इसका अगला जो बना हुआ है वो इतना ही है, तो ये क्या होगा? ये होगा हाफ a वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? a वेक्टर कितना है? 2। ये कितना यूनिट्स है? 1 यूनिट। ये 2 का क्या आधा, तो a का भी क्या हो गया? आधा। ये मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। मॉड लगाते नहीं, मॉड का मतलब नंबर, ये नंबर, समझ गए? अब मैं अगला वेक्टर बना के दिखाऊं, 1 2 3, तो ये कितना होगा? ये कितने यूनिट है? 1 2 3 4 यूनिट है, तो ये a के हिसाब से बनाओ कितना हुआ? अगर a 2 यूनिट्स था तो ये कितना हुआ? 2a वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं? a का 2 का डबल तो a का भी डबल, ठीक है। अब ये क्या हुआ? 1 यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। माइनस माइनस क्या? माइनस हाफ, बिल्कुल सही, माइनस हाफ a वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई, ऑपोजिट हो गई। हाँ जी, आया सेम। ये एक तरीका है कि हमें अगर कोई पॉइंट दिया हो तो हम वो बना सके, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख, एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और पॉइंट होगा दूर 7 सेंटीमीटर पे, वहां से बिल्कुल टेंजेंट बना के दिखाओ अपने आप, ठीक है। सिर्फ बोल रहे यहाँ पे, और पॉइंट दूर है 7 सेंटीमीटर पे, 7 नहीं 8 सेंटीमीटर पे बना के दिखा। अच्छा, और देखो जी, तो अगर ये भी, इसको भी उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी? -2a वेक्टर। डायरेक्शन चेंज करनी है ना आपने बेसिकली। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो मेन लड़ाई है हमारी। यूनिट वेक्टर, हेडिंग डालो, लिखवाया था लास्ट टाइम यूनिट वेक्टर, चेक करो लिखवाया था कि नहीं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 किलो, 1 सेंटीमीटर, 1 लीटर, 1 यूनिट। उसको हम क्या लगाते हैं? a के साथ में क्या लगाते हैं? कैप। कैप का मतलब 1, क्या था? इसको निकालने का फॉर्मूला चेक करो, क्या लिखवाया था? दोबारा से बताओ। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू a वेक्टर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू, ये हो गया a कैप का फॉर्मूला। तो a वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन होगा किसी ना किसी फॉर्म में, वो आपको पता नहीं फॉर्म कैसे होती है, वो सिखाने लगा मैं आज। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा आपको। अब हमारी मेन मुद्दा है, बाकी सब मिटाने लगा, नोट कर लो, इसको छोड़ के बाकी सब मिटा दूं। 3 डायमेंशनल फिगर मैंने पिछली बार आपको बताई थी बेटा जी, बताई थी कि नहीं बताई थी? ये रूम के बारे में बात की थी। अगर ये लेंथ है
तो ये ब्रेड्थ होगी और ये क्या हो गया, हाइट होगी। तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन जो अपना बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डील करता है। तो मोटी मोटी सी बात पकड़ो, ये वाई एक्सिस दिख रही है आपको रूम के कोने में, और ये एक्स एक्सिस दिख रही है, ये एक्स, मेरे हिसाब से ये एक्स है और ये वाई, तो ये क्या है। तो अगर ये एक्स है और ये वाई है बना दिया, तो जेड कहाँ पे है, देखिए कि नहीं देखी। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ ये एक्स और वाई, तो इधर को जो मेरी तरफ आ रही है वो जेड है, तो जो आपकी तरफ आ रही है वो क्या है, जेड एक्सिस। पर हम बोर्ड पे कैसे डिनोट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, लास्ट क्लास डायगोनल, ठीक है। तो बोर्ड पे डिनोट करने के लिए हम इसको जेड एक्सिस मानते हैं, बहुत ध्यान से, इसको क्या मानते हैं, वाई एक्सिस, और ये जो वैल्यू पेड़ से निकलेंगे ये ओरिजिन होता है हमारा, और ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, हमारी मर्जी, उल्टा नहीं चला। नहीं ठीक है। ठीक है। ऐसे अगले लेवल का थोड़ा बहुत भी याद ये क्या है सर, वो y और x इसका आपने नंबर लगे सारे। एक मिनट रुको, एक चीज बना के दिखाता हूँ आपको। 3 डायमेंशनल कोई फिगर है हमारे पास, ठीक है। और ऐसे बनाते हैं ना बचपन में, ऐसे ही कुछ छोटा मोटा है ना, और 3D का, ठीक है ना। तो एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, एक ये, ठीक है नी, अलग ही ट्रेडी चल रही है। ये मैंने बनाई है, बुक में इस हिसाब से बनी हुई है कि इसको ज्वाइन किया हुआ है और इसको ज्वाइन किया हुआ है, इसको मतलब पीछे ले लेते हैं और ध्यान से देखना है, और ये ऊपर जाएगी, इधर को आएगी, मोटा मोटा सा आइडिया देखो यार तुम, 3D बनाना बड़ा टफ होता नहीं बार, ठीक है। अब कहाँ जाएगी लाइन, ठीक है। और थोड़ा सा ये बॉक्स बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बॉक्स भी दिख रहा है ना, तो इसकी जगह पे ये वाला बॉक्स देखते हैं। अब अगर ये बॉक्स लेते हैं तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ, ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट्स कैसे होते हैं, 0, 0, 0, 11 की 3D है x y z, ठीक है। और अब से जो चैप्टर चलेगा x y z में चलेगा, y और x में नहीं चलेगा, ना ये वाला ना वाला। इसको क्या बोलेंगे हम, y एक्सिस होगी, ये तो आपकी वो क्या होगी, ब्रेड्थ ले ली मैंने, कहा था लेंथ मान लो, ये हाइट होगी, हाइट को हम z मानते हैं हमेशा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो एक एक्सिस तो ये होगी, ये सारे इक्वल हो गए 4, ये 1 2 3 और 4, z एक्सिस में 1 2 3 और 4 हाइट से शुरू की, तो बच गया कौन सा, ब्रेड्थ बच गई ना। ब्रेड्थ को क्या मानेंगे, 1 2 3 और 4, एक्सिस 3 दिख रही है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा सा हिसाब बनता है ऐसे। तो कुछ मिटा दूंगा सिवाय एक्सिस, ठीक है। तो आगे से आपने एक्स एक्सिस कैसे बनानी है या कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाना है वैसे बनाना है, ठीक है जी। 5 और 5 है, क्लास एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दूंगा, क्लास को लंच दे दो। ये बनाओ जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये P, क्या मार्क कर दिया, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे जी, x, y, z, ये होंगे ना। और मेरे को ये कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, मोटा मोटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा बचपन का। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके 4 कितने ऑक्टेंट होते हैं, इसके 8 ऑक्टेंट होते हैं। मैंने दिखाया था, ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, तो याद आया मोटा मोटा। और आपने ऑनलाइन पढ़ी थी लास्ट टाइम ये, तो मैंने वो फिगर्स बना के दिखाई थी आपको, स्लाइड दिखाई थी। तो एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे सारे पॉजिटिव होंगे और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होंगे अकॉर्डिंगली। 8 ऑक्टेंट बनते हैं इसके अंदर। हमको उस डिटेल में नहीं जाना, वो डिटेल में नहीं जाना। जिसको प्रॉब्लम है कि जाना है
तो मैं भी 3-4 दिन बाद 11th क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ, चुपचाप से पीछे आके बैठ जाना, वो ऑक्टेन वाला काम पहले दिन करूंगा, उसके बाकी पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑक्टेन समझ के चले जाना खाली। सर कल 1:30 हाँ 1:30 मैथ्स नहीं, कल साइंस है तो मैथ साथ में रहेगी। नहीं भाई 1:30 होता है, सर 1:30 को 1:30 होता है, 2:30 होता है। 2:30 को तुम बच्चे के पीछे पड़ गए, साढ़े 1 ये 1:30 में तो 2:30 होता है, 1:30 होता है। कनेक्ट भी क्या कर दी। तुम्हारे बस यही लेवल रहेगा। अब इसको हम बोलते हैं, जो जिस वेक्टर की आपको लेंथ निकालने को बोलेगा, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर मैंने डायरेक्शन ये बना दी, ये क्या बन गया, ओपी वेक्टर, इसमें ओ क्या रहता है हमेशा, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये छुड़वाया था पिछली क्लास में, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, सिर्फ बेसिक्स होंगे तगड़े वाले जो आपके लास्ट तक चलेंगे, क्योंकि इसके बाद बेसिक्स रिपीट नहीं होंगे, 3D के अंदर भी ऐसे यूज होगा, सेम बेसिक्स। इसके बाद फॉर्मूला चलेंगे, भाई मल्टीप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला सिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा। एक्सरसाइज बेसिक्स से इजी है, पहले बता दूं, बेसिक्स आपको बिल्कुल नया पढ़ने को मिल रहा है। एक्सरसाइज में ये सब कुछ यूज होगा बीच बीच में, पर सारा ये नहीं है, वो फॉर्मूला बताऊंगा, करके दिखा दूंगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा। लेकिन ये कहीं पे लिखा आ गया पोजीशन वेक्टर, पता होना कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है कार्टेशियन प्लेन पे, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन पे कोई एक पॉइंट हमको पता है, ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा या वेक्टर होगा डायरेक्शन समेत, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ओरिजिन, इसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, ओ, 0,0,0, और दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके अलावा किसी को पोजीशन वेक्टर नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल P से Z तक जाता हूं, सॉरी P से K तक एक पॉइंट पे आता हूं, क्या वो O से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, दैट इज PK वेक्टर। क्लियर है, PQP या कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें O आ जाएगा, OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर, OD वेक्टर पोजीशन वेक्टर, OR वेक्टर OQ वेक्टर, इसमें O इनिशियल पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं R वेक्टर से। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो क्या बोलूंगा, अगली जो चैप्टर है 3D, उसमें R वेक्टर R वेक्टर R वेक्टर पूरी सारी एक्सरसाइज में चलता है, सब जगह R वेक्टर चलेगा, एक भी एक्सरसाइज R वेक्टर के अलावा नहीं है। जैसे आप 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ते थे, उसमें आपको हर एक्सरसाइज में बोलता था कि इक्वेशन ऑफ लाइन बना के दिखाओ। जब इक्वेशन ऑफ लाइन बनती थी, उसमें x और y साथ में रहता था, 2x + 3y = ये x और y साथ में रहता था। तो अगली एक्सरसाइज में जब इक्वेशन ऑफ वेक्टर बनाने को दिखाएगा 3D में, इसमें वेक्टर की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, उसको बनानी पड़ेगी आपको, तो R वेक्टर साथ में रहता है, आंसर में भी रहता है, क्योंकि वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला है R वेक्टर, तो हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया R। अगर मेरे को R वेक्टर की डायरेक्शन नहीं की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट कि भाई OP की लेंथ कितनी है, OP का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि OP का क्या निकालना है मेरे को, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो मैं क्या बोलूंगा R वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड कहते हैं, और मॉड वाले का आंसर विदाउट वेक्टर आता है, मतलब वेक्टर नहीं होता, उसके नंबर होता है। स्केलर, स्केलर मतलब आज से नंबर यूज नहीं करेंगे, स्केलर वर्ड यूज करेंगे। स्केलर मतलब ओनली नंबर विदाउट डायरेक्शन। तो R तो वेक्टर हो गया, उसका नाम हो गया, वो तो ये तो नेम हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट का होल स्क्वायर, ये पॉइंट माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस जो भी पॉइंट होगा, तो 0 का स्क्वायर तो हट गया, तो मोटा मोटा मेरे पास क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट। 10th क्लास में भी यूज हुआ, 11th क्लास में यूज हुआ। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये लगता है, अगला माइनस पिछला का होल स्क्वायर, अगला माइनस पिछला का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर होता है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर में मॉड या मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये है, सिर्फ पोजीशन वेक्टर। अगर अलग से वेक्टर होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो देखो 0 माइनस x का होल स्क्वायर, मतलब भी x तो ही आएगा, माइनस तो रहेगा ही।
तो आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा। x माइनस 0 का होल स्क्वायर या 0 माइनस x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर ही होगा ना, माइनस को स्क्वायर में लेके हट जाएगा, तो इसको नोट करो। और इस वेक्टर को लिखने का टेक्निक क्या है वो आप सिखाने लगे। अभी बड़ा कंफ्यूजन लगेगा मैजिक साहब, क्या समझ नहीं आया तो बता, क्या डिकोड नहीं कर पा रही हो, अलग है, नई चीजें हैं। हाँ तो ये भूलोगे अभी, तो बहुत दिन भूलोगे, फिर ये यूज हो जाओगे। 3D मुश्किल होगी, ये मुश्किल नहीं होगा। ये है जी मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा कि सर वेक्टर लिखते हैं कैसे, वेक्टर को लिखते हैं, वेक्टर का नाम आपने बोल दिया आर वेक्टर, उसको रियल में कैसे लिखते हैं, क्या इक्वेशन होती है वेक्टर की, वो सिखाऊंगा मैं। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं 2, 3, 5, एक्स वाई जेड की जगह पे क्या आ गया, ऊपर एक्स वाई जेड भी लिखे रहते थे, ठीक है। 2, 3, 5, तो यहाँ पे निकाल लोगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट कर दोगे, यू विल गेट योर लेंथ, वो तो लेंथ निकलेगी। अब वेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं, अगर 2, 3, 5 है, इस पे देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे खाली 2, 3 लो फिलहाल थोड़ी देर के लिए, इससे समझ आ जाएगा। 2, 3 कैसे होगा, 1, 2 और 1, 2, 3, तो ये हो गया 2, 3, ये पॉइंट होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस है इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ये किया ना तुमने, और वाई एक्सिस को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, मोटा मोटा। अगर मैं ये पॉइंट की लेंथ यहां से निकालता हूं तो कितनी लेंथ है इसकी, 2 यूनिट्स। आपने क्या किया सर, ये कितनी लेंथ है, खाली इतनी लेंथ, ये कितनी है, 1 यूनिट। ये एक्स एक्सिस की 1 यूनिट है और ये वाई एक्सिस की, तो यहां तक जाने के लिए आपने इस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ये मिल गया नंबर। और यहां तक जाने के लिए आपने इस y को किससे मल्टीप्लाई किया, चाहे आप जो कोई भी नंबर ले लो, -5, माइनस नहीं, ये तो हाँ ठीक तो करो, -5, -6, तो क्या करोगे, x को किससे, x वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, -5 से, और y वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, -6 से। सिमिलरली अब z भी आ गया, तो z वाले 1 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से, मोटा मोटा ये बात है, वहां तक जाने का रास्ता आर वेक्टर। अब वो जो 1 यूनिट को हम बोलते क्या है, यहां लिखेंगे, जो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर, यहाँ पे हेडिंग डालता हूं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना 1 यूनिट वेक्टर को, है ना। तो जो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, टोपी। अरे क्या टोपी, टोपी, आई क्या, आई का मतलब x एक्सिस का 1 वेक्टर, एक यूनिट ऑफ x एक्सिस क्या होती है, आई कैट। y एक्सिस के यूनिट वेक्टर को बोलते हैं j कैट, पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं, इंडिया में नहीं। और z एक्सिस के यूनिट वेक्टर बोलते हैं k कैट। जैसे आपने कौन से कॉन्टेक्ट में बोला, बुक में लिखा है, पूरे वर्ल्ड में ही बोलते हैं, कौन से कंटेक्स्ट से ये बना रखा है, ये यूनिट, ये पूरा वर्ल्ड का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई का मतलब x से मल्टीप्लाई करना है, j का मतलब y से, और k का मतलब z से मल्टीप्लाई करना है उसको। ये सबके क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। अब जब शिवदास पकड़ोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशियल करोगे अगर, तो उसमें आपको आई कैप, जे कैप, के कैप कॉमनली मिलता है। हम पीछे क्वेश्चन में लिखे थे, जिसको अस्तर में देख के डर गए। नया है, डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन डेरिवेटिव भी नया था, एक दिन इंटीग्रेशन भी नया था, ठीक है। 28 सबको इंटीग्रेशन पुराना हो जाएगा, आज भी नया है। तो ये पॉइंट तक जाने के लिए मैंने क्या किया,
जो x एक्सिस का 1 यूनिट था उसको किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, y एक्सिस के 1 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। बेसिकली मैंने क्या किया यहां तक जाने के लिए 2 इंटू आई कैप प्लस प्लस करा ना 3 इंटू जे कैप प्लस 5 इंटू के कैप, ये वेक्टर की इक्वेशन होती है प्लस प्लस करके। तो अगर ये 2 3 5 नहीं पता और x y z में इक्वेशन बनी हुई है तो r वेक्टर का नाम आ गया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये r वेक्टर की इक्वेशन है। आपको करना है कि नहीं आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई सीखने से पहले i j k पता होना चाहिए। याद है, नोट कर लिया? Yes. पता है मेरे को। अब कुछ प्रॉपर्टीज है i j k के ऊपर, वो लिखवा के लिख दिया। चेक कर दिया मैं कर जाऊंगा सर, आज कर देना मैं कहती हूँ, डांसिंग का कर देना। एक मनहर देगा, मनहर- मोहन देगा, उसने सैटरडे देना है, मैं कब तक थोड़ी भेज दूँगी। इसका तो कितना लग ही जाएगा। सर प्लीज। मेरे नोट नोट टेस्ट टेस्ट करने का के लिए चेक हुआ है। अरे उसका तो छोड़ नोट टेस्ट दो। करने के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तक नहीं चेक हुआ। पहले बीएससी का चेक होगा ना, सर यार इसकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे को देना है चेक करा दीजिए, फिर टेस्ट क्योंकि होगा। कल मैं मैथ्स का अच्छी नहीं है, तो मैंने बहुत अच्छे से बेस पढ़ी है। सर हम बीएससी ये स्किप कर, मिलने के बाद ही क्यों उठती मैं है? बीएससी स्किप कर सकती हूँ। मैं तो दूंगी बीएससी मैं आप 12th से करो ना, सर यार आप एक चैप्टर के पीछे भाग 2 चैप्टर। सीपी तो उस चैप्टर में काफी टेस्ट दे, इससे भी ना, टेस्ट दे, इससे नहीं है टेस्ट सर, दे। अभी बताओ। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। एक तो उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा पूरे 5 सब बता रहे हैं सीपी आज मेरे को बता रही हूँ अब 5 सब छोड़ के नहीं मेरे को क्या बढ़िया बढ़िया सुना रही थी, मैं सुन के बड़ा मजा आ रहा था। प्रॉपर्टीज नंबर 1, सम। अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर का सम किससे करना है बी वेक्टर, ठीक है जी। ए वेक्टर का सम किससे करना है बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली ए वेक्टर के अंदर क्या होगा, एक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर को पूरा खोल लें पहले। ए वेक्टर किस फॉर्म में लिखा जाएगा, a1 x की जगह पे क्या यूज कर रहा हूं मैं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये a का x y z हो गया, खाली a का, ठीक है ना। और b वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, b1 i बिल्कुल सही कह रही है। 1 मतलब x एक्सिस i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3, तो आधा आपको लिखने में नहीं मिलता, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, सम करना है। फॉर एग्जांपल a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो इनका सम कैसे होगा, बहुत सिंपल सी बात है। उसको कॉमन a1 प्लस b1 को प्लस करके i कैप के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये 5 है तो ये 3 है, 5 प्लस 3 8 इंटू i कैप, और i कैप का आंसर क्या आता है 1 ही आता है बेसिकली 1, लेकिन वो डायरेक्टली 1 नहीं आता, वो सिखा दूंगा कैसे आता है। क्योंकि सारे राज एक ही दिन खुल जाएंगे तो सब भूल जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज में यूज होने वाली, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। क्या बोले देखो, इसमें कोई डाउट है? इसको ना ऐसे कर दो, ये दो वेक्टर है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ये सेकंड प्रॉपर्टी लिखने लगाओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। एक काम करें, ये कर दें, अब ठीक रहेगा। प्लस माइनस के लिए सेम प्रॉपर्टी, माइनस में सब जगह माइनस है, प्लस सब जगह प्लस है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन माइनस में तो कॉमन हो जाएगा ना, वो यही सेम हो जाएगा, a माइनस बी अंदर माइनस रहेगा। अच्छा माइनस, अगर b को माइनस कर देते हैं, b माइनस है, b माइनस रहेगा। Equal vectors, a vector will be equal to b vector only if, ये दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो उसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, ओनली इफ
कि जो A1 है वो B1 की इक्वल हो, कॉमा A2 है वो B2 की इक्वल हो, कॉमा A3 है वो B3 के इक्वल होगा। अगर सारे कोफिशिएंट्स i कैप j कैप और k कैप के इक्वल है तो वेक्टर क्या क्या है, पोजीशन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये सारी प्रॉपर्टीज कल तक याद करके आनी भैया, आगे क्वेश्चन समझ के आएंगे, वरना आज का होमवर्क यही मिलेगा। अगर एक k कांस्टेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a वेक्टर से तो वो कहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये ना a वेक्टर आपका a1 a2 a3 वाला, a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो k जो है कहां मल्टीप्लाई होगा आपके हिसाब से, सब में मल्टीप्लाई, क्योंकि a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई है तो पहले वो k a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर i कैप, फिर k a2 के साथ मल्टीप्लाई होकर j कैप, फिर k a3 के साथ मल्टीप्लाई होके k कैप। i j के आगे पीछे नहीं हो सकते कि पहले j लिख दिया फिर i लिख दिया, मनमर्जी आगे चल दी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी में अगर x कोऑर्डिनेट 0 है 0,5,4 तो 0 i कैप लिखने की जरूरत नहीं होती, 0 i कैप 0 ही होता है, तो खाली j और k कैप चलेगा। अगर खाली j और k कैप है क्वेश्चन में मतलब कि x एक्सिस का बंदा उसका 0 है कोऑर्डिनेट, अगर j नहीं है तो j 0 है और k नहीं है तो k वाला पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 0, तीनों में से 0। ठीक है, वो आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगी, वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले से बता के चल रहा हूं। इसके बेसिक्स मुश्किल है और ये सारे बेसिक्स थोड़े बहुत यहाँ यूज होंगे, ज्यादा यूज 3D के अंदर होंगे, वहां तक चलने बेसिक्स के, इसलिए थोड़े बेसिक मुश्किल है। चलो ठीक, इतना बहुत है आज, ये भी ब्लॉग्स में एक नहीं बेसिक्स ही करा दूंगा, अच्छे आगे बढ़े नहीं करना। अगर ये a वेक्टर ये है और इसको ऐड करना है कोई अलग कांस्टेंट से, वो भी a वेक्टर से ही, तो हम इकट्ठा अलग अलग ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करने से अच्छा a वेक्टर और a वेक्टर वही होगा i कैप j कैप और इकट्ठा करके जो नंबर आएगा, ये तो वैसे ही कॉमन अलजेब्रा बाकी तो दिखा दो। इसको नोट करो, फिर मैं लेफ्ट साइड जो फिगर है उसमें कुछ काम कराऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक का खत्म हो जाए, 2 मिनट के रह गए हैं, वो खत्म हो के ना मेरा अगले दिन काम इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये कल मैं आपको सीधा डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूंगा, फिर एग्जांपल नंबर 5 से, तो अगले दिन एग्जांपल ही दिया हुआ है, पहले इसको समझ लो एक बार। पेज नंबर 426 पे कुछ करवाया था मैंने, आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं करा देता हूँ। Z एक्सिस, Y एक्सिस, X एक्सिस, और ये हो गया P, ये हो गया पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, और ये P का मान हो गया। अब कुछ चीजों के नाम लिखूंगा और उसका फॉर्मूला डायरेक्टली, जितना समझ आएगा उतना समझ लेना, बाकी मेरे से पूछ लेना। एक्सरसाइज में खाली नेम इंपॉर्टेंट है, ये सभी जगह नेम इंपॉर्टेंट है और कहाँ बनता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपका जो वर्ड है वो है डायरेक्शन कोसाइंस, और दूसरा वर्ड है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होना है। ये सब कुछ 3D का बेस है और 10.2 एक्सरसाइज जो करने वाले हैं उसका बेस है, 2, 3, 4 जो भी बची हुई है हमारी। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एंगल अल्फा बीटा मेड बाय द वेक्टर r with a positive direction of x y z axis respectively are called direction angles. The cosine values of these angles is called direction cosines. ये पोजीशन वेक्टर है, ये x एक्सिस से कोई एंगल बना रही होगी, उस एंगल को मैं बोल रहा हूँ अल्फा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, x एक्सिस से पोजीशन वेक्टर एंगल बना रही है और y एक्सिस से बना रही है कोई ना कोई, और z एक्सिस से बना रही है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है जी, 3 एंगल्स दिखे, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। इस डायरेक्शन में, सॉरी ये रह गया, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर के एंगल्स हैं। जो वेक्टर एंगल्स बनाता है किसके साथ, पोजीशन वेक्टर किसके साथ, एक्सिस के साथ, तीनों एक्सिस ऑब्वियसली अलग एंगल बनेंगे, वो तीनों एंगल्स को अल्फा बीटा गामा बोला गया। इन अल्फा बीटा एंड गामा को क्या बोलते हैं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर
डायरेक्शन एंगल्स, एंगल्स, ठीक है। और इनका कॉस ले लो तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकल के आ जाएंगे आपके बाहर को, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और इनको हम डिनोट करते हैं एल से, एम से और एन से डायरेक्टली। इनका बहुत 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 ज्यादा यूज है। तो हम बार कॉस कॉस लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, एल एम और एन। एल मतलब कॉस अल्फा, एक्स एंगल का कॉस, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कॉस का है। हर बार कॉस, कभी कभी साइन, कभी कभी साइन, मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर के अंदर भी और अगले चैप्टर के अंदर भी कॉस ही कॉस, कॉस ही कॉस ही, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ओ ए पी एक ट्रायंगल है, कॉस अल्फा, अच्छा ये आर वेक्टर दिख गया तुमको, ओपी वेक्टर क्या है हमारे लिए, आर वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर मैग्नीट्यूड, आर एक लेंथ होगी, सिंपल सी बात है। तो कॉस अल्फा निकालने का जो आंसर होगा x अपॉन में आर, y अपॉन में आर, z अपॉन में आर। वैसे कॉस रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई एक चेक कर लो, एक ये आपको अगर मैं राइट ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसा, तो ये एंगल है, एंगल वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, बेस अपॉन r, हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन r। आगे मोटा मोटा बात पकड़ में आगे क्या हो रहा है, आपको इसको याद करना है, x अपॉन r, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले। x के जो लेंथ होगी ना अपॉन में, x कोऑर्डिनेट दिया होगा ना यहाँ पे 2 3 5, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन r, y अपॉन r और z अपॉन r। और r कैसे निकलता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट, वो निकल आ जाएगा r। अच्छे से करना है तो इसको ये लिख सकते हो बेटर के लिए, मैग्नीट्यूड r एक वेक्टर है ना, समझ पाए हो। अगर ये 2 3 और 5 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा y की जगह 3, यहाँ पे आएगा 5, और r कैसे निकलता है, r सबके सेम है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर का अंडर रूट, तो निकल गया, डिवाइड कर दो, cos एंगल आ गया, cos थीटा आ गया डायरेक्टली। तो बार-बार ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज का डायरेक्टली यहाँ पर ये आएगा, और cos का सबसे ज्यादा यूज है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन सिखा रहे हैं। अब आता है डायरेक्शन रेशियोज, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आल्सो एक्सप्रेस्ड एज L। अच्छा, ये जो रेशियोज होता है इसको बोलते हैं x y z, इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज। समझ आ रहा है, x y z को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन, मतलब जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं आज के बाद, डायरेक्शन रेशियोज। अब जो डायरेक्शन रेशियोज है वो कैसे निकलेंगे बताएगा मेरे को, LR MR और NR, चेक कर लो, ये L है, LR x हो गया, MR y हो गया, NR, गॉट इट। डायरेक्शन रेशियो पता लग गए, डायरेक्शन कोसाइन पता लग गए। एक प्रॉपर्टी है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा 1 होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कभी 1 नहीं होता। बट बुक में इसको ABC लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर ना x ABC लिखा है, वो कंफ्यूज कर देगा आपको। बट जब ABC लेने का टाइम आएगा ना तब ABC ले भी लेंगे हम, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है कि क्यों 1 होता है। चलो देख लेते हैं, ब्रेक एक क्वेश्चन हो रहा है, वेट नहीं करो, बोलने मत। एक लाइन लिख लो, इन यूनिट वेक्टर, एक लाइन इन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर समझ गए, यूनिट वेक्टर मतलब आई भी कैप है, आई भी मतलब एक्स भी 1 है, वाई भी, मतलब अगर इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, देखो 1 1 1, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। या खाली आई कैप है, खाली जे कैप है, खाली के कैप है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इन यूनिट वेक्टर जो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं वही आपके इक्वल हो जाते हैं
डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो किसकी इक्वल हो जाएंगे? आप चेक भी कर सकते हो, अगर ये 1 1 1 है, ठीक है, तो LMR भी कितने होंगे? 1 1 1 ही होंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना हो गया? 3, और वो √3 डिवाइड करेंगे हमेशा डायरेक्शन को साइन रेशियो हमेशा क्या लिख लेंगे? इक्वल लिख लेंगे। कब? लेकिन यूनिट वेक्टर में। और यूनिट वेक्टर 1 1 1 नहीं होता, क्या होता है? 3 तरह के यूनिट होते हैं, या तो 0 0 1 होगा, खाली J K 1 हो गया, या 0 1 0 होगा, या 1 0 0। तो तीनों में √1 आएगा। √1 कितना होता है? 1 ही तो होता है। क्लियर हो गया? ये आपके बेसिक्स थे, थोड़े बहुत मोहन को पता भी होंगे, मोटे मोटे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब फिजिक्स में बहुत यूज हो चुका है। एडिशन सब्ट्रैक्शन को आता भी होगा, स्केलर प्रोडक्ट को आता होगा, थोड़ा बहुत स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये क्या आता है सर? क्या लेक्चर? स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आ जाओ, आप आ जाओ, पुणे में।